नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आप लोगों ने डूम्सडे हैंड का नाम सुना है? ये कॉन्सेप्ट रशियंस ने इन्वेंट किया था जब वॉर गेमिंग की थी कोल्ड वॉर के समय में। ये एक सर्टेन वॉर गेमिंग थी रशियंस का, जब इन लोगों ने ये कंडीशन को हाइपोथेटिकली सोचा था कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर वॉर कर देता है और पहला स्ट्राइक करके सारे यूएसएसआर के सिटीज़ को टारगेट कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, उसके बाद भी कोई कमांड सेंटर अगर नहीं रह जाता है, कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती है, किसी से आपको इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर हैंड वो खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएगा और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे यूएस में जाके गिरेंगे। इसको इन लोगों ने टर्म दिया था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो ये चीज़ ने एक कंप्लीट जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है इसको शिफ्ट कर दिया था। ये आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? एग्जैक्टली खमीनई मारे जाने के पहले एग्जैक्टली यही डेथ हैंड का जो स्ट्रैटेजी है ये वो अप्लाई करके गए थे। पिछले साल जून में जब अमेरिका और इज़राइल ने जब ईरान पे अटैक किया था, उसी समय एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ईरान ने लाई थी। खमीनई ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था कि अगर खमीनई को कुछ हो जाता है, ये वो फोर्सी कर चुके थे, तो किसी भी टॉप लीडरशिप से कोई इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो आईआरजीसी है, सारा जो डिफेंस सेटअप है, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। 32 डिफरेंट यूनिट्स में वो रिग्रुप हो जाएंगे और किसी को भी टॉप लीडरशिप से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑल हेल लूज। ये कंप्लीट एक अटैकिंग मोड में ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपने अपने यूनिट्स पे काम करेंगे। ये जैसे रशियंस ने सोवियत ने किया था डेड हैंड, कि आपको किसी से सेंट्रल कमांड से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। खमीनई भी इस चीज़ को फोर्सी कर चुके थे और इसीलिए अगर आज के डेट में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इनसे पूछिए तो ये कहेंगे कि लड़ाई के पहले दिन में खमीनई को स्ट्राइक डाउन करके उसको मार देना, ये सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, या यूं कह लीजिए कि ये एक ब्लंडर है। अगर आप टैक्टिकल तरीके से देखें कि खमीनई को कैसे मारा गया, तो दोस्तों इस पे मैंने भी वीडियो बना रखी है कि टैक्टिकली उसे कैसे मारा गया, कैसे पिन पॉइंट किया गया। वो बार बार अपना लोकेशन भी चेंज कर रहा था, कितने दिनों से मोसाद उसे ट्रैक कर रहा था। तो वो अपने आप में इंटेलिजेंस की दुनिया में वो एक केस स्टडी है, वो एक यूनिक केस स्टडी है। तो इसमें कैसे इन लोगों ने हैकिंग की, ट्रैफिक सिग्नल्स को, डेंटिस्ट का भी एंगल है। उसके बाद कैसे इनके आईजीसी में टॉप लेवल के ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को मोसाद अपने पेरोल पे रखा था। तो ये सारे टैक्टिकली इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत एक ब्रिलियंट मूव था। तो ऐसे तो बहुत सारे ब्रिलियंट मूव अगर आप देखें, ऐसे एक अल जवेरी को जब मारा गया, जब मारा था, तो एक छोटे से विंडो से एक पहली बार जब एक मिसाइल गई थी, पिन पॉइंटेड प्रिसीजन मिसाइल, तो ये भी अपने आप में एक टैक्टिकली बड़ा ही सुंदर ये था। लेकिन अमेरिका या इज़राइल कभी कभी टैक्टिकली बहुत सुंदर मूव दिखाते हैं, लेकिन इन अ बिगर पिक्चर, लार्जर डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक मूव में वो कभी कभी डिज़ास्टर भी साबित होता है। तो खमीनई ने एक मास्टर स्ट्रोक मूव दिखाया था। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर इसने तैयार कर दी थी। खमीनई को पता था कि ही इज़ ऑलरेडी 87 और 88, वो कैंसर के पेशेंट थे। उन्होंने ये फोर्सी कर लिया था कि वो मारे जा सकते हैं और इसके बाद एक लीडरशिप में एक वैक्यूम आ सकती है।
कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेगी। तो पहले ही उसने एक प्लान क्रिएट कर लिया था, और इसके बारे में सबसे पहले ये जो द यूरोपियन काउंसिल फॉर फॉरेन रिसर्च, इस थिंक टैंक ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ये लाया कि खमेनी ये चीज़ कर चुके हैं। इसके बारे में जो रिपोर्ट थी, ये आपका यूरोपियन काउंसिल फॉर फॉरेन रिसर्च, ये बहुत ही ऑथेंटिक है। इनमें बहुत सारे वेटरन आर्मी जनरल्स हैं जो वॉर गेमिंग्स वगैरह करते हैं, इनके पास इनपुट्स रहती हैं। तो इन्होंने सबसे पहला ये दिया था, और इन लोगों ने बताया था कि ये खमेनी ने एक प्री ऑथराइज्ड प्लान को सैंक्शन कर दिया था। ये प्री ऑथराइज्ड प्लान जो है वो ये तय करेगा कि कैसे खुद ब खुद एक अटैकिंग मोड में चले जाना है और किसी भी सेंट्रल कमांड से इंस्ट्रक्शन नहीं लेना है। इसके बाद ये लोग एक बीच बीच में बातचीत करने का भी एक सगुफा छोड़ने लगे कि हम लोग निगोशिएट करने को भी तैयार हैं। एक अंदर की खबर ये भी आई थी कि बैक चैनल से बीच में ये लोग CIA से भी बात कर रहे थे, और इंडिया को भी फ़ोन लगाया जा रहा था, कोई तीसरे कंट्री, ये कंफर्म नहीं है कि एक बैक चैनल ये होती रहती है, ये भी होता है। ये भी एक खबर है, ये वन ऑफ द थ्योरीज है कि CIA से भी कभी बात हुई थी। लेकिन सबसे बड़े संकट में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अब हुआ यूं है कि खमेनी के मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई थी। जितने भी सेंटकॉम है, जो सेंट्रल कमांड जो मिडिल ईस्ट को देखती है, और उनके सारी यूनिट्स, पेंटागन में इनकी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने पूछा था व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें किससे बात करना है। तो इज़राइल का जो प्लान था कि एक डिकैपिटेशन जो करना है, टॉप लीडरशिप को हटा देना है। बाद में ये रियलाइज़ किए कि हम तो सबको मारते चले जा रहे हैं, तो अगर कल को हमें निगोशिएट करना पड़े तो हम निगोशिएट करेंगे किससे। ये सवाल जब ट्रंप ने पूछा था तो वहाँ पे एक सन्नाटा था। कहा यह जा रहा है कि एक्चुअली या तो वो लोग इतने बेवकूफ़ हैं, ये पता नहीं क्या इन लोगों ने ऐसी कोई वॉर गेमिंग की नहीं थी कि आप अगर सबको ख़त्म करते चले जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वॉर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ वॉर से एंड नहीं होता है, वो निगोशिएशन पे जाके टेबल पे वो एंड होता है। तो निगोशिएशन पे बात करने के लिए भी कोई चाहिए। तालिबानियों के साथ भी यही हुआ था कि तालिबानियों के साथ भी अल्टीमेटली वो टेबल पे बैठना पड़ा था, वो जो भी रहा हो उसका हिस्ट्री। बट वो इन लोगों ने उस समय जो प्लानिंग की थी, जब तालिबान वॉर चल रहा था, तालिबानियों को मारा था, तालिबान के 2-3 टॉप लीडर को मारने के बाद कुछ को इन लोगों ने स्ट्रैटेजिकली छोड़ रखा था कि फ्यूचर में इन्हीं से हमें बात करना पड़ेगा। इसका अगर एक हिस्टोरिकल एक उदाहरण देता हूँ कि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन जापान में गिराया था, तो जो हिरोशिमा नागासाकी है, ये स्ट्रैटेजिकली चूज़ किया था और टोक्यो को निशाना नहीं बनाया गया था। वो कारण ये था कि टोक्यो को इसलिए निशाना नहीं बनाया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी कि फाइनली जब एंड करना पड़ेगा तब इनके साथ वो बात होगी, निगोशिएशन होगी, और फाइनली उनके टर्म्स पे जिनको बैठाना होगा वो बैठाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस समय वो सोवियत के हाथ में चला जाता। खैर, अब यहाँ पे लौटते हैं कि अमेरिका ने जब बोला था कि ईरान का जो वॉर है, इनके वॉर डायरेक्टिव में, इट इज़ एन इनएविटेबल वॉर। अगर ये इनएविटेबल वॉर है तो क्या इन लोगों ने ऐसी वॉर गेमिंग नहीं की थी? सारे सिचुएशंस को, जो वॉर गेमिंग में जो सारे सिचुएशंस को जो एक ये लोग सिमुलेट करते हैं, क्या इन लोगों ने नहीं देखा था? इधर दूसरी बात, यूएस नेवी का भी एक बड़ा ही अजीब सा स्टैंड है। यहाँ पे जो हॉर्मुज़ पे जो कुछ जगहों पे जो माइंस वगैरह बिछाया जा रहा है, तो इनका भी, नेवी का भी एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करेंगे। और अगर ऑयल प्राइसेस को देखेंगे तो ये भी बड़ा ही अजीब सा, कभी गिर रहा है, कभी अप हो रहा है। ये जो सप्लाई शॉक एंड ये जो वोलेटिलिटी है ऑयल प्राइसेस में, तो अगर जो क्रूड प्राइसेस के जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका मानना है कि इनके पीछे भी कोई एक गेम है, जो कुछ सर्टेन सिलेक्ट डीप स्टेट के लोग हैं, ये लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं। इससे ईरान भी बेनिफिट हो रहा है दोस्तों।
इसमें सबसे मज़ेदार बात है कि ईरान भी बेनिफिट हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात कि इसका एक ब्रंट यूएस के इंटरनल पब्लिक को भी फेस करना पड़ रहा है कि कुछ कुछ स्टेट में आपके साउथ कैरोलिना में और दो तीन स्टेट में जो क्रूड का जो प्राइस है वहाँ पे पहले जो एवरेज $3 हुआ करता था पर गैलन वो बढ़ के 4.5 5 5.3 ऐसे ऐसे पर गैलन वहाँ भी बढ़ रहा है। तो वहाँ भी वो एक क्रूड का प्रॉब्लम यूएस डोमेस्टिक मार्केट में भी आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि खमेनी को फर्स्ट डे एलिमिनेट करना एक स्ट्रैटेजिकली ब्लंडर होता हुआ दिख रहा है। और खमेनी का जो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लान था, तो खमेनी के डिसेंट्रलाइज्ड प्लान से, जबकि इन लोगों ने, ईरान ने धमकी दे रखी थी कि हम इससे रीजनल वॉर बना देंगे, ओमान पे, बहरीन पे, ये सारे जो अगल बगल के देश हैं इन पे अटैक करेंगे। लेकिन अमेरिका ने इससे एक ईरान का ब्लफ समझा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसराइल पे ही अटैक करेगा और वो जो दूसरे रीजनल जो ओमान, बहरीन, ये सब जो है वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन उसने कर दिया। ये भी एक ईरान का एक स्ट्रैटेजिक, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। ये उसने किया एंड नाउ यूएस इज इन अ फिक्स। इस चीज़ को पता नहीं उन लोगों ने वॉर गेमिंग की थी या नहीं। तो एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों ने बनाया, तो इसके बाद अब ईरान चूंकि एक अंडरडॉग है, तो वॉर गेमिंग में एक जो अंडरडॉग कभी कभी बहुत बड़ा उलटफेर कर देता है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक सप्लाई शॉक तो इन लोगों ने ले आया है, एक सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो एक गेम हो रहा है दोस्तों, वो इंश्योरेंस में हो रहा है कि इंश्योरेंस में जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है वहाँ पे प्रीमियम हाई हो जाता है। तो इंश्योरेंस में भी एक बहुत बड़ा एक हिट हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज में एक अनसर्टेनिटी आते ही ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और जो सबसे बड़े जो इंश्योरेंस है वो यूएस है, वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज को भी हिट हो रहा है, वहाँ भी एक लॉस हो रहा है। दूसरा, दुबई जैसे जो एक फ्लरिशिंग जो पॉइंट्स हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स निकल रहे हैं, और जो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स थे एंड टेक जायंट्स थे वो लोग अब इंडिया आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट पे जो पैसे लगते थे वो भी अमेरिकन पैसे ही लगते थे। तो वहाँ पे भी अमेरिका को एक सर्टेन डेंट लगते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो कई सारी इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अब इसको कैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर डील करेगा, इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं। इधर एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लोग जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह हैं इजराइल के, जो डोमोरा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे भी इन लोगों ने अटेम्प्ट किया था इजराइल में, तेल अवीव के पास जो न्यूक्लियर सेंटर है वहाँ पे भी इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिका और इजराइल की जो डिस्ट्रक्शंस जो हो रहे हैं, इस पे पूरी सेंसरशिप लगी हुई है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न मीडिया का कंट्रोल है। इन लोगों की भी आप मान के चलिए, जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इनकी डैमेज भी, ईरान का जो डैमेज हुआ सो तो हुआ, उनका तो मानना ही है कि हम तो डूबेंगे, साथ में सबको ले डूबेंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल का जो डैमेज हुआ है, ये इनके वॉर गेमिंग या इनके एस्टिमेट से ये बाहर जा रहा है। ये इन लोगों ने इस चीज़ को इक्वेशन में नहीं रखा था, और पूरा वेस्टर्न मीडिया ने इसको सेंसर करके रखा है कि इजराइल को कितनी डैमेज हुई है और अमेरिकन एसेट्स को कितना डैमेज हुआ है। ईरानी इंटेलिजेंस को भी इन लोगों ने हल्के में लिया है कि चुन चुन के जो दुबई वगैरह के होटल्स में जो अमेरिकन जो छुप के बैठे थे उन लोग को भी टारगेट किया गया है। तो आप सोच के देखिए कि ईरानी इंटेलिजेंस भी कितना, इन लोग का पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। वो मोसाद के जैसा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी ईरानी इंटेलिजेंस को मत आकिए, क्योंकि अमेरिकन
लाइव्स को इन लोगों ने टारगेट किया है और इन लोगों ने पिन पॉइंट करके अमेरिकन आर्मी एंड नेवल ऑफिसर्स को भी मारा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे लग रहा है कि इनके अमेरिकन वॉर गेमिंग में इन लोगों ने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, ईरान को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था और अब चीज़ें एक काइंड ऑफ गले का फांस बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि कई सारी थ्योरीज हैं और न्यूज़ चैनल में अफवाहें बहुत सारी हैं। तो हमारी जो प्रयत्न है कि ये पूरे क्लटर को जो न्यूज़ चैनल में है इसके इतर जाके जो एक्चुअल नॉइज़ फ्री न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।